हिंदी चीनी बाय बाय। साल था 1984। देश पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ युद्ध करके जरा संभल ही रहा था कि देश में फिर से एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब पूरी दुनिया की नजर भारत पर आ टिकी कि अब यह देश अपने आप को कैसे संभालेगा, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा था। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और देश लगभग अनाथ हो चुका था। लेकिन यही मौका था भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के पास कि वह भारत पर एक ऐसा आतंकी हमला करवाए जिससे कि पूरा देश सहम जाए। पाकिस्तान की इस नियत की खबर पेरिस के कॉफी शॉप में बैठे एक रॉ एजेंट संजीव जिंदल को तब हुई जब लंदन में काम करने वाले उसके एक सोर्स ने उसे जानकारी दी कि इसी लंदन में लगातार अपने लोगों को भेजकर वो मीटिंग कर रहा है, जिसका मतलब साफ है कि वो लोग भारत के खिलाफ कोई हमला प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ उस सोर्स ने यह भी जानकारी दी थी कि मिड 1984 से अब्दुल खान पाकिस्तान की ISI और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात कर रहा है। इस सूचना के बाद जिंदल भारत आ जाते हैं और वहां अपने सीनियर को इस बात की जानकारी देते हैं। साथ ही एक ऑपरेशन की परमिशन भी मांगते हैं जिसमें रॉ यूरोप में ISI के इस मिशन के खिलाफ कार्यवाही करें। लेकिन उसके सीनियर भारद्वाज ने उस समय उसे ऐसे किसी ऑपरेशन के लिए परमिशन नहीं दी, क्योंकि भारद्वाज को इस बात का डर था कि लंदन में अगर ये ऑपरेशन फेल होता है तो भारत के रिश्ते इंग्लैंड और यूरोप के साथ खराब हो जाएंगे। लेकिन फिर जिंदल ने भारद्वाज को बताया कि BN संधू, जिसकी रॉ को बहुत दिनों से तलाश थी, वो भी आजकल लंदन में ही रहकर ISI के साथ इसी मिशन में लगा हुआ है, जो कि इससे पहले पाकिस्तान के संरक्षण में इस्लामाबाद में रहता था। तो अब जिंदल की इस बात को सुन भारद्वाज भी ऑपरेशन के लिए मोटिवेट होने लगे, क्योंकि लंदन में हो रही लगातार मीटिंग्स और कुछ ही दिनों में देश के नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी के फ्रांस दौरे को साथ में जोड़कर भारद्वाज ने जिंदल को ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। यह तय हुआ कि ऑपरेशन लंदन में होगा और पेरिस को सब स्टेशन के तौर पर यूज किया जाएगा। और यहीं से शुरू होती है रॉ के सबसे बड़े ऑपरेशन हॉर्नेट की कहानी। इस ऑपरेशन में फिर नए जासूस को भी जोड़ा गया, जो इससे पहले भी जिंदल के साथ मिलकर बहुत से देशों में कई मिशन को अंजाम दे चुका था। उसका कोड नेम मोहन नारायण था, जो अपने काम में बहुत शातिर था। अब इस ऑपरेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला इंटेलिजेंस को इकट्ठा करना और फिर उसे इंटरप्रेट करने के लिए नारायण और एक और जासूस को रखा गया, और दूसरा था कोवर्ट ऑपरेशन, जिसे खुद जिंदल लीड करने वाला था। इसके बाद जनवरी 1985 में जिंदल वियना जाता है और वहां पर अपनी एक इन्फॉर्मर सोफी को एक आदमी को तलाशने के लिए उसका नाम और उसकी तस्वीर देता है। सोफी जो नाम पढ़ती है वो हरप्रीत आहूजा का था, जिस पर जिंदल को शक था कि वही शख्स है जो इस मिशन के लिए आतंकी संगठनों को फंड कर रहा है। इसके बाद सोफी अपने काम पर निकल जाती है और उसके 2 दिन बाद नारायण एक अच्छी खबर के साथ जिंदल को फोन करता है और उसे बताता है कि अब्दुल खान के लिए काम करने वाला एक शख्स जिसका नाम तारिक सिद्दीकी है, वो अब रॉ का इन्फॉर्मर बन चुका है। उस इन्फॉर्मर की सारी डिटेल को एनालाइज करने पर बहुत सारे नाम और नंबर्स का पता चलता है जो इस मिशन में आतंकियों का पता लगाने में मदद करते हैं। लेकिन उसी में एक नाम ऐसा भी रहता है जिस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और वो था हरबख्श सिंह का, जो संधू के लिए काम करता था। तारिक से अब और इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए दबाव बनाया जाता है। लोगों की फुटेज खींचकर भेजने को कहा जाने लगा, पर उसने डर में आकर मना कर दिया। लेकिन उसने एक लिफाफा जरूर भेजा जिसमें जो डिटेल्स थी उसके हिसाब से हरबख्श सिंह के लंदन के एक बैंक खाते में लंदन डिप्लॉय के तहत ISI लगातार पैसे भेज रही थी। इन डॉक्यूमेंट्स ने रॉ की पकड़ और मजबूत बना दी। रॉ ने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ब्रिटिश होम सेक्रेटरी को सौंप दिया, जिस पर जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, हरबख्श सिंह फरार हो गया। इधर सोफी हरप्रीत आहूजा को ढूंढ चुकी थी, वो कैलिफोर्निया में थे। सोफी ने उसे अपने जाल में फंसाकर जिंदल को सौंप दिया, लेकिन जब जिंदल उससे मिला तो पता चला कि हरप्रीत ने वो सारा काम छोड़ दिया है और सिर्फ एक रेस्टोरेंट की मैनेजर की जॉब करता है। लेकिन इससे पहले जिसके साथ मिलकर वो फंडिंग का काम करता था उसका नाम सेठी था, जिसका पता उसने जिंदल को दे दिया। जिंदल ने हरप्रीत से कहा कि तुम फिर से सेठी के साथ काम करो। हरप्रीत फिर से सेठी से मिलता है और काम करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में रॉ सेठी को भी पकड़ लेती है। पकड़े जाने के बाद जब सेठी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो जिंदल को सब कुछ सच बता देता है। वो बताता है कि ISI के 6 लोग लंदन में अटैक के लिए 33 आतंकी नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं ताकि वो भारत पर एक बड़ा अटैक कर सके। इसके साथ ही साथ सेठी सबके नाम की लिस्ट भी जिंदल को सौंप देता है। नाम की लिस्ट को एक बार एनालाइज करने के बाद जिंदल इस रिपोर्ट को अपने सीनियर भारद्वाज को सौंप देता है।
जो फिर उस रिपोर्ट को तत्कालीन गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव को दे देते हैं। इसके कुछ दिन बाद भारत सरकार 18 लोगों का नाम उस लिस्ट में मार्क करके उनका असैसिनेशन करने का ऑर्डर दे देती है। ऑर्डर मिलते ही लंदन में मौजूद जिंदल की टीम इन 18 लोगों को बिना वक्त गवाए मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद फिर से 8 लोगों के नाम की लिस्ट भारत सरकार की तरफ से भेज दी जाती है, जिनके साथ फिर वही होता है और वो लोग भी मार दिए जाते हैं। अब इस ऑपरेशन का जो मेन काम बचा रह गया था वो था अबुल खान और संधू को ढूंढने का। तो इसी बीच दूसरी तरफ से नारायण की टीम एक और इंसान को ढूंढ निकालती है जिसके पास संधू से जुड़ी जानकारियां होती हैं। उसका नाम बलवंत सिंह था। बलवंत सिंह रॉ को सारी डिटेल्स देता है और साथ ही ये भी बताता है कि संधू कहाँ छुपा है और वो कैसे अपने लोगों के मारे जाने के बाद नए लोगों को इस मिशन के लिए भर्ती करने में लगा हुआ है। बलवंत सिंह से मिली सारी जानकारी पहले इंडियन गवर्नमेंट को सौंपी जाती है और सारी डिटेल्स तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थ्रेचर को सौंप दी जाती है। इसके बाद लीड के हिसाब से ब्रिटिश पुलिस संधू और उसके कुछ साथियों को दबोच लेती है और इस खेल में संधू का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद अब बारी थी अब्दुल खान की, जिसके बारे में तारिक सिद्दीकी ने नारायण को बताया था कि वो पाकिस्तान जाने वाला है। इसी इंफॉर्मेशन के साथ जिंदल वापस दिल्ली आ जाते हैं और अब्दुल खान पाकिस्तान चला जाता है। फिर मई 1987 को लाहौर में एक दिन जब अब्दुल खान अपने घर से बाहर निकलकर टहल रहा था, तभी बाइक पर सवार 2 लोग अब्दुल खान को गोलियों से छलनी कर देते हैं, जिससे कि अब्दुल खान की तत्कालीन मौत हो जाती है। इसी के साथ ऑपरेशन हॉर्नेट खत्म हो जाता है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहकर भी रॉ का कुछ नहीं कर पाती है। आपको क्या लगता है, अगर ऑपरेशन हॉर्नेट नहीं होता तो क्या भारत किसी बड़े आतंकी हमले का शिकार बन जाता? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ से जरूर शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।